कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो सड़क के बीचों बीच अपनी जान देने के लिए सड़क पर लेटी हुई है। कुछ ही देर में सड़क पर एक गाड़ी आ जाती है। ये लड़की जैसे ही इस गाड़ी को अपनी तरफ आता देखती है तो एक दर्दनाक मौत के खौफ से वो अपना इरादा बदल लेती है और सड़क से उठकर किनारे की तरफ चली जाती है। तब वो गाड़ी वाला शख्स भी इस लड़की की मदद के लिए नहीं रुकता। वो इसे नजरअंदाज करके आगे निकल जाता है जैसे उसने कुछ देखा ही ना हो। इस लड़की का नाम लीसा है। लीसा की जिंदगी बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही। दरअसल आज लीसा की बेटे का जन्मदिन है, लेकिन अब उसकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। तब हम देखते हैं कि जो गाड़ी कुछ देर पहले लीसा को नजरअंदाज करके आगे गई थी, उस शख्स को अपनी गलती का एहसास होता है। इसलिए वो आदमी अपनी गाड़ी रिवर्स करके लीसा के पास आता है। गाड़ी के अंदर बैठा आदमी एडम नाम का है जो लीसा से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? जिस पर लीसा जवाब देती है, हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। इस पर इस आदमी ने लीसा को बताया कि ये सुनसान इलाका शहर से काफी दूर है, इसलिए अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें शहर तक लिफ्ट दे सकता हूँ। लीसा मान जाती है और फौरन इसकी गाड़ी में बैठ जाती है। सफर के दौरान एडम लीसा से पूछता है कि तुम अकेली इस सुनसान जगह में क्या कर रही थी। लीसा ने एडम को बताया कि आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, जिसकी वजह से वो आज मुझे बहुत याद आ रही है, पर बदकिस्मती से वो अब इस दुनिया में नहीं रही और अब मैं बिल्कुल अकेली हूँ। कोई भी ऐसा नहीं है इस दुनिया में जिससे मैं अपना कह सकूं। लीसा की ये बात सुनकर एडम कहता है, अच्छा इस वजह से तुम रास्ते के बीचों बीच मरने के लिए लेटी हुई थी। जवाब में लीसा ने कहा, मैं मरना नहीं चाहती, बस एक बार किसी तरह से अपनी बेटी से मिलना चाहती। तब लीसा कार का रेडियो ऑन कर लेती है। रेडियो पर एक न्यूज चल रही होती है। रिपोर्टर बताता है कि जंगल में एक सीरियल किलर घूम रहा है और आज सुबह इस किलर ने 2 और लड़कियों को मार दिया है। पुलिस के पास इस किलर की तस्वीर तो नहीं है, लेकिन उन्हें इसके बारे में ये मालूमात मिली है कि कातिल एक गोरे रंग का आदमी है जिसके पास ब्राउन कलर की गाड़ी है और उसके दाएं हाथ पर एक क्रॉस का निशान है। ये खबर सुनकर लीसा के पांव तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि रिपोर्टर रेडियो पर जिस कातिल का हुलिया बता रहा था वो कोई और नहीं बल्कि एडम ही था। इसके हाथ में क्रॉस का निशान देखकर लीसा बहुत ज्यादा डर जाती है। इससे पहले कि लीसा खुद को बचाने के लिए कुछ कर पाती, तब एडम अचानक जोर से कार का ब्रेक लगाता है, जिससे लीसा का सर तेजी से कार के डैशबोर्ड से जा टकराता है और लीसा बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब लीसा की आंखें खुलती हैं, तो उसने खुद को एक अजीब सी बंकर में कैद पाया जो चारों तरफ से लोहे की मजबूत दीवारों से बना हुआ था। लीसा खुद को इस बंद जगह में कैद पाकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन उसकी मदद करने कोई नहीं आया। हम देखते हैं कि लीसा को एक अलग तरह का सूट पहनाया गया है और उसके हाथ में एक घड़ी भी पहनाई गई है। लीसा इस घड़ी को निकालने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो घड़ी इतनी मजबूत थी कि काफी कोशिश के बाद भी वो उसके हाथ से नहीं निकलती। आखिर में जब उसे रियलाइज होता है कि इस जगह से निकलना नामुमकिन है, तो वो थक हार कर एक जगह बैठकर रोने लगती है। तब अचानक इस चैम्बर का दरवाजा खुलता है। लीसा ने देखा कि दरवाजे के दूसरी तरफ एक सुरंग है। उस सुरंग के आखिर से रोशनी नजर आ रही थी। लीसा को समझ आया कि अगर इस जगह से बाहर निकलना है तो उस सुरंग से होकर निकलना पड़ेगा। लीसा खुश हो जाती है कि उसे बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है, लेकिन जैसे ही वो सुरंग के अंदर जाती है, तब अचानक उसके पीछे उस चैम्बर का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। ये देखकर लीसा की सांस रुक जाती है और अब उसे समझ आ जाता है कि वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक जगह में फंस गई। तब अचानक लीसा के हाथ में बंधे ब्रेसलेट में अलार्म बजने लगता है और 11 मिनट का टाइमर सेट हुआ। ये देखकर लीसा समझ जाती है कि मुझे 11 मिनट में यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो मैं हमेशा के लिए यहाँ पर बंद रह जाऊंगी। इसलिए लीसा अपने हाथों और पैरों के बल रेंगती हुई जल्दी से इस रोशनी की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन जैसे ही वो इस रोशनी के करीब पहुंच रही होती है, तब अचानक उस सुरंग का आगे का दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगता है। ये देखकर लीसा और तेजी से आगे बढ़ने लगती है, लेकिन जब वो इस दरवाजे के पास पहुंचती है तो वो दरवाजा पूरी तरह बंद हो चुका था। लीसा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब यहाँ से कैसे निकला जाए। वो चीख चीख कर रोने लगती है। तब उसकी नजर इस दरवाजे के बगल से जा रही एक दूसरी सुरंग पर पड़ी, लेकिन वो रास्ता बहुत ज्यादा तंग था। लीसा को अब कोई और दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा था, इसलिए लीसा हिम्मत करके किसी तरह सुरंग के अंदर चली गई और काफी मुश्किलात के बाद वो इस रास्ते को पार कर लेती है और आगे बढ़ते हुए एक ऐसी जगह पर पहुंच जाती है जहां एक प्लेटफॉर्म की तरह 2 रास्ते बने हुए थे। एक रास्ता ऊपर से जा रहा था और दूसरा रास्ता नीचे से। लीसा को कुछ समझ नहीं आया
और वो ऊपर के रास्ते को देखती है। चुनकर घुटनों के बल आगे बढ़ने लगती है, लेकिन थोड़ा आगे जाते ही नीचे का फ्लोर ऊपर उठने लगा। अगर वक्त पर लेसा वहां से ना निकल पाती तो नीचे का रास्ता उसे ऊपर चिपकाकर मार देता। डर के मारे तेजी से आगे बढ़ने लगती है। वो उस जगह के बीच बस पिसने ही वाली थी कि तभी उस सुरंग के आखिर तक उसका हाथ पहुंच जाता है, और जैसे ही वो रास्ता पूरी तरह बंद होने वाला था, लेसा अपनी जान बचाकर वहां से निकलने में कामयाब हो जाती है। खुद को कचलने से बचाकर वो एक सुकून की सांस लेती है, लेकिन उसे पता नहीं था कि अब उसके लिए मुश्किलात और भी बढ़ने वाली हैं, क्योंकि आगे का रास्ता और भी ज्यादा खतरनाक है। तभी उसके घड़ी में अलार्म बज उठा। ये अलार्म बता रहा था कि आधा वक्त गुजर चुका है और अब उसके पास सिर्फ 5 मिनट बाकी है। इसलिए वो अब फिर से आगे बढ़ने लगती है, जहां उसे थोड़ी दूर जाकर रास्ते में कोई इंसान पड़ा हवा नजर आता है। लेसा जब उसके करीब पहुंचती है तो देखती है कि वो कोई जिंदा इंसान नहीं बल्कि एक जली हुई मुर्दा लाश है, जिसकी हालत बहुत खराब थी। इस लाश के हाथ पर भी वैसी ही घड़ी बंधी हुई थी जैसी लेसा के हाथों पर बंधी थी। लेसा को समझ आ गया कि ये इंसान भी मेरी तरह इस सुरंग से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो यहाँ से निकलने में कामयाब नहीं हो सका और मारा गया। मतलब यहाँ से निकलना नामुमकिन है। उस डेथ बॉडी को देखकर लेसा की यहाँ से निकलने की बची खुची उम्मीद भी टूट गई, लेकिन उसने किसी तरह हिम्मत जुटाई और उस डेथ बॉडी को साइड पर करके आगे बढ़ने लगी। जब वो घड़ी की तरफ देखती है तो उसके पास सिर्फ 2 मिनट का वक्त बचा हुआ था, इसलिए वो और तेजी से आगे बढ़ने लगती है। तब अचानक एक मजबूत लोहे की सलाखें आकर उसका रास्ता रोक देती है। साथ ही इस सुरंग की दीवारों में से ढेर सारे हीटिंग पाइप निकलकर बाहर आने लगते हैं और इस जगह को गर्म करने लगते हैं। ये देखकर लेसा पूरी तरह घबरा जाती है। वो समझ जाती है कि जल्द ही उसकी भी लाश इस जली हुई इंसान की तरह इस सुरंग में पड़ी होगी। उसे आगे क्या करना है कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसके पीछे दीवार का एक छोटा सा सेक्शन खुल गया, जिसे देखकर लेसा पीछे की तरफ रेंगती हुई उसके अंदर चली गई। अगले ही पल एक शीशे के दरवाजे ने इस सेक्शन को पूरी तरह बंद कर दिया। जैसे ही लेसा के हाथ में बंधी घड़ी में टाइमर 0 पर पहुंचा, तभी उन हीटिंग पाइप से आग फवारे की तरह निकलने लगी और देखते ही देखते वो पूरी सुरंग आग की लपटों में डूब गई। लेसा जिस सेक्शन में बंद थी वो पूरी तरह महफूज था, जिस वजह से उसकी जान बच गई। कुछ देर बाद वो हीटिंग पाइप्स वापस दीवार में चले गए। लेसा जिस सेक्शन में बंद थी उस चैम्बर का दरवाजा खुल गया। लेसा ने जो कुछ अभी अपनी आंखों के सामने देखा उस वजह से वो उस सेक्शन से बाहर नहीं निकलना चाहती थी, पर उस सेक्शन की दीवार लेसा को बाहर धकेल देती है और पहले की तरह अपने आप सुरंग से जुड़ जाती है। लेसा जैसे ही वहां से बाहर आई तभी उसकी घड़ी में फिर से 11 मिनट का टाइमर सेट हुआ। वो जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ती है तब उस सुरंग का ऊपरी हिस्सा नीचे आने लगा और बिल्कुल उसके साथ आकर चिपक गया। बस इतना गैप बचा कि वो रेंगते हुए यहाँ से आगे निकल सके। लेसा अब पूरी तरह बेबस हो चुकी थी। वो जोर जोर से रोने लगती है। जब उसकी नजर घड़ी पर पड़ी तो वहाँ उसका वक्त खत्म हो रहा था, जिसका मतलब था कि अब से ठीक 11 मिनट बाद फिर से उस सुरंग में आग का सैलाब आएगा और लेसा को राख कर देगा। वो सोचती है कि इतनी बुरी मौत मरने से बेहतर है कि क्यों न एक बार फिर से वो यहाँ से निकलने की कोशिश करे। इसलिए वो फिर से हिम्मत करके अपनी जान बचाने के लिए पेट के बल अपने हाथों के सहारे रेंगते हुए आगे बढ़ने लगती है। थोड़ी दूर ऐसे ही रेंगते हुए जाने के बाद वो सुरंग खत्म हो गई और आगे पानी का एक टैंक आ गया। लेसा बहुत ज्यादा थक गई थी और प्यास ने उसका बुरा हाल कर दिया था। वो इसी तरह लेटे हुए हाथों की मदद से पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लेती है। जब उसने अपनी घड़ी की तरफ देखा तो अब सिर्फ 8 मिनट रह गए थे। अब पानी के अलावा उसे कोई और दूसरा रास्ता नहीं दिखा, इसलिए वो एक लंबी सांस लेकर पानी में ही उतर गई। पानी में उतरने के बाद टैंक काफी बड़ा था। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि किस तरफ जाना है। वो यहाँ वहाँ पानी में निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है, मगर उसे कोई भी निकलने का रास्ता नहीं मिला। दूसरी तरफ जहाँ से वो इस टैंक में उतरी थी वो रास्ता भी बंद हो चुका था। अब उसकी सांस भी खत्म होने लगी थी। तभी टैंक में से ऊपर की तरफ एक दरवाजा खुल गया। लेसा जल्दी से उस दरवाजे से होते हुए ऊपर निकल आई। बाहर निकलते ही उसने जोर जोर से सांसें ली और आगे का रास्ता तय करने लगी। लेकिन लेसा बहुत ज्यादा थक चुकी थी। आगे बढ़ना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था और कुछ ही देर में शदीद थकान की वजह से लेसा की दरमियान रास्ते में ही आंख लग गई।
लेकिन तभी लेसा के कानों में किसी के चीखने की आवाज गूंज उठी। वहां और भी कोई था जो मदद के लिए पुकार रहा था। उसकी आवाज सुनकर लेसा के अंदर बचने की एक उम्मीद जाग उठी, इसलिए वो जल्दी से उस आवाज का पीछा करने लगे। अचानक एक जगह उसके ठीक नीचे एक दरवाजा खुला, जिसके अंदर उफलता हुआ तेजाब था। लेसा इस तेजाब में गिरने से बाल बाल बच गई। वो तेजाब इतना खतरनाक था कि एक मजबूत लोहे को भी कुछ सेकंड में पिघला देता। लेसा जल्दी से अपने कपड़े का एक टुकड़ा काटती है और उसे टेस्ट करने के लिए तेजाब में डुबोती है। कपड़ा कुछ ही सेकंड में काली राख में बदल जाता है। ये देखकर वो बहुत ही संभल कर आगे बढ़ती है। वो अपने हाथों और पैरों को इस गड्ढे के किनारों पर रखकर इस जगह को पार करने ही वाली थी कि तभी इसका घटना तेजाब में लग जाता है, जिससे लेसा दर्द से चीख पड़ती है। खुशकिस्मती से उसके सूट की वजह से उसका घटना गलने से बच गया, लेकिन उसके घटने पर एक गहरा जख्म बन गया था। अच्छी बात यह थी कि अब वो मदद की आवाज काफी करीब से आ रही थी। लेसा अपना दर्द भूलकर फिर से इस आवाज का पीछा करने लगी और आखिरकार वो एक लोहे की गिड के पास जा पहुंचती है। इससे कुछ फासले पर एक और गिड थी, जिसके पीछे एक आदमी था। उस आदमी ने भी लेसा की तरह हाथ में घड़ी और सूट पहना हुआ था। लेसा उससे कहती है कि देखो, मेरी बात सुनो, हम दोनों यहाँ पर फंसे हुए हैं। अगर हम एक दूसरे की मदद करें तो यहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन वो आदमी काफी लंबे वक्त से इस सुरंग में फंसने की वजह से उसकी दिमागी हालत खराब हो चुकी थी। वो कभी लेसा को गालियां देने लगता तो कभी सारी कहने लगता। वो कहता है कि ये लोग जल्द ही वापस आएंगे और हम दोनों को मार देंगे। ये कहकर वो पागल जोर जोर से हंसने लगता है। तभी लेसा देखती है कि उसके हाथ में बंधी घड़ी में 60 सेकंड की काउंटिंग शुरू हो गई है। वो हीटिंग पाइप्स दोबारा दीवारों से बाहर निकल आए और इस बार बचने के लिए जो सेक्शन था वो लेसा और इस आदमी के बीचों बीच खुलता है, जिसमें सिर्फ एक ही इंसान के छुपने के लिए जगह थी। अब या तो वो पागल आदमी बचेगा या फिर लीसा। अगले ही पल लीसा और इस पागल आदमी के आगे जो लोहे की ग्रिड थी वो हट गई। ये दोनों तेजी से इस चेंबर की तरफ भागने लगे और दोनों एक साथ चेंबर तक पहुंचे, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को मारने लगे। इस बीच कभी लीसा इस पागल आदमी को चेंबर से बाहर निकाल देती तो कभी वो पागल आदमी लीसा को बाहर धकेल देता। लेकिन आखिर में जैसे ही वक्त खत्म होने वाला होता है, लीसा इस आदमी को लात मारकर चेंबर से बाहर कर देती है। वो आदमी लीसा को पैर से पकड़कर बाहर निकालने की कोशिश करता है। तभी 7 सेकंड खत्म हो गए और इस चेंबर के शीशे के दरवाजे ने इस आदमी का हाथ काट दिया। दर्द से वो आदमी चिल्ला उठा। तभी लीसा की नजर इस आदमी के हाथ पर पड़ी, जिस पर क्रॉस का टैटू बना हुआ था। इस टैटू को देखकर लीसा समझ जाती है कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि उसे कार में बेहोश करने वाला सीरियल किलर एडम है। अब लीसा की सारी कंफ्यूजन दूर हो गई। पहले लीसा को लग रहा था कि एडम ने उसे यहाँ कैद कर रखा है, लेकिन इसकी ये सोच गलत थी, क्योंकि एडम बेचारा तो अब खुद मौत के मन में था। इतने में ही लीसा की घड़ी पर 11 मिनट का वक्त पूरा हो गया और इन हीटिंग पाइप से निकलती तेज आग ने कुछ ही सेकंड्स में एडम को राख में बदल दिया। अपनी आंखों से एडम की एक चिमन इतनी भयानक मौत देखकर लीसा डर के मारे कांपने लगी। कुछ देर बाद सेक्शन के अंदर एक छोटे सुरंग में से एक रोबोट आता है। वो एक बहुत ही भयानक सा स्कल था। ये रोबोट लीसा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि इसके तेजाब से जले हुए घटने को ठीक कर देता है। लीसा ने उससे पूछा कि वो कौन है और इसे यहाँ क्यों ले आया है। जवाब, मैं इस रोबोट के मुंह से एक टूल निकलता है और वो टूल लीसा के सूट के साथ कनेक्ट हो जाता है। इस टूल की मदद से लीसा को फ्लैशबैक की सारी बातें याद आने लगती हैं। जब वो कार में एडम के साथ थी और उसे एडम की सच्चाई का पता चलने पर एडम की इसके साथ झड़प हो गई। इस दौरान एडम ने लीसा पर छरी से सीने पर वार किया और कार से बाहर फेंक दिया था। इसी पर लीसा को आसमान से इसकी तरफ आने वाली एक सफेद रोशनी दिखाई दी, जिसके बाद लीसा वापस मौजूदा लम्हे में आ गई। लीसा को अब एक बात समझ आ गई कि ये एलियंस ही थे जिन्होंने दरिंदे एडम से उसकी जान बचाई थी और उसे यहाँ ले आए थे। लेकिन वो उसे यहाँ क्यों ले आए, ये बताए बगैर ही वो रोबोट वहाँ से निकल गया। लीसा ये भी समझ गई कि ये लोग जो भी हैं वो उसे मारना नहीं चाहते, बस उसे इस गेम को पार करना होगा, तभी वो यहाँ से निकल पाएगी। लीसा अब आगे का रास्ता तय करने के लिए इस चैम्बर से बाहर आ गई। एडम का कटा हुआ हाथ भी वहाँ पड़ा हुआ था। इसी वक्त लीसा को इस कटे हुए हाथ पर टाइमर के नीचे कुछ सिंबल्स दिखाई दिए। लीसा इन सिंबल्स का मतलब समझने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी एक घूमता हुआ पंखा उसकी तरफ आने लगा।
उसे देखकर लीसा अपनी जान बचाने के लिए पीछे हटने लगी और बाल बाल बचती हुई एक सुराख से ऊपर की सुरंग में चली गई। अचानक उसे सुरंग के ऊपर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज एक जगह पर जाकर रुक गई। इस जगह पर सुरंग का ढक्कन खुला और उसमें से एक भयानक सा क्रीचर उतरा, जो देखने में तो इंसान था लेकिन जानवरों की तरह घुरा रहा था। उसका जिस्म पूरी तरह जला हुआ था और उसकी आंखें सफेद पत्थर की तरह चमकदार थी। तभी लीसा की नजर उसके कटे हुए हाथ की तरफ गई। उसका कटा हुआ हाथ देखकर लीसा समझ गई कि वो कोई और नहीं बल्कि एडम है, जो जलने के बाद एक राक्षस में बदल चुका है। अब वो लीसा को मारना चाहता था। एडम की आंखें जल गई थी, उस वजह से वो लीसा को देख तो नहीं सकता था, पर वो सुन सकता था। लीसा चुप चुप कर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, लेकिन तभी उसकी घड़ी के फर्श पर टकराने से एक हल्की सी आवाज गूंज उठी, जिससे एडम को उसकी खबर लग गई और तेजी से लीसा को मारने के लिए उसके पीछे आने लगा। लीसा उसके हाथ लगने ही वाली थी कि तभी लीसा एक पतली सुरंग से उस पार चली गई। एडम को कुछ नजर न आने की वजह से वो इस जगह को पार नहीं कर पाया। लीसा उस सुरंग से आगे बढ़ती हुई एक ऐसी जगह पर पहुंची जहां उसके पास आगे जाने के लिए 2 रास्ते थे। लीसा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किस रास्ते को चुनना चाहिए। वो बहुत सोचने के बाद जब कुछ समझ नहीं आता तो वो एक अंदाजे से बाएं वाले सुरंग में घुस जाती है। सुरंग के बाहर एक कमरा था जिसकी चारों तरफ शीशे की दीवारें थी। उन दीवारों पर लीसा को उसके पैदा होने से लेकर अपनी बेटी को जन्म देने तक की सारी यादें दिखाई दे रही थी। वहाँ लीसा ने ये भी देखा कि किस तरह उसकी लापरवाही की वजह से उसकी बेटी की जान चली गई। लीसा अपनी बेटी को याद करके बहुत रोने लगी। तब उसने देखा कि ऊपर छत से एडम फिर से उसके पीछे आ रहा है, लेकिन लीसा उससे अपनी जान छुड़ाकर एक दूसरी सुरंग में पहुंच जाती है। वहाँ उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने देखा कि उस सुरंग के खत्म होने पर बाहर नीला आसमान चमक रहा है। अपनी आजादी को इतने करीब से देखकर लीसा में दोबारा हिम्मत आ गई, लेकिन उस सुरंग को पार करने के लिए उसे एक कांटेदार रास्ते से होकर गुजरना पड़ेगा। अब सिर्फ 60 सेकंड का वक्त बचा हुआ था। अगले ही पल हीटिंग पाइप्स भी दीवार से बाहर निकल आए, जो 60 सेकंड खत्म होते ही उस जगह को आग से भरने वाले थे। लीसा बगैर वक्त जाया किए उन कांटों के नीचे से जाने लगी, जिससे कांटे उसकी बॉडी में घुसकर लीसा की पीठ बुरी तरह काट देते हैं। लीसा बहुत ज्यादा तकलीफ में थी और उसके पीठ से बहुत ज्यादा खून निकलने लगा, लेकिन लीसा अपनी परवाह किए बगैर धीरे धीरे आसमान की तरफ बढ़ने लगी। तब पीछे सुरंग में चेंबर खुला जिसमें एडम झट से जाकर छुप गया। अब कुछ ही देर में आग का सैलाब आने वाला था। खून से लिथपथ लीसा बाहर निकलने की कोशिश में थी, लेकिन बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा था। उसकी आंखें धुंधली हो रही थी। तभी 60 सेकंड्स खत्म हो गए और अगले ही पल वहां आग बरसनी शुरू हुई। इससे पहले कि वो आग का सैलाब लीसा को भी अपनी लपेट में ले, लीसा के ठीक नीचे एक दरवाजा खुला और वो नीचे एक चेंबर में जा गिरी और बेहोश हो गई। कुछ देर बाद जब लीसा की आंख खुली तो उसने देखा कि वो फिर से उसी जगह पर आ गई है जहां से उसने पढ़ना शुरू किया था। यानी अब तक उसने जितनी भी मेहनत की यहाँ से निकलने की, वो सब जाया हो गई। ये देखकर लीसा अब पूरी तरह टूट चुकी थी। तभी वो रोबोट उसकी मरहम पट्टी के लिए दोबारा आ जाता है। लीसा ने उसे मरहम पट्टी करने से रोका क्योंकि वो दोबारा ये सब दोहराने के लिए तैयार नहीं थी। उसने रोबोट से कहा कि वो अब सिर्फ मरना चाहती है। उस रोबोट ने लीसा की बात मान ली और उसके मुंह से एक इंजेक्शन निकलकर लीसा के जिस्म की तरफ बढ़ने लगा। तभी लीसा को एडम के हाथ पर बने हुए निशानात याद आए। वो समझ गई कि जरूर वो निशानात यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बता रहे हैं। इसलिए वो अपने खून से दीवार पर एडम के हाथ पर बने हुए निशानात बनाने लगी, जिसे काफी गौर से देखने के बाद लीसा को पता लगा कि ये तो तीर एरो है जो यहाँ से निकलने की डायरेक्शन बताते हैं। जैसे कि पहला एरो बाईं तरफ मुड़ा हुआ था, जिसका मतलब रास्ते में आने वाली पहली 2 सुरंगों में से उसे बाईं तरफ वाली सुरंग के अंदर जाना चाहिए। दूसरे नंबर का एरो दाईं तरफ मुड़ा हुआ था, यानी पहली सुरंग को पार करने के बाद जब फिर से एक साथ 2 सुरंगें आएंगी तब दाईं तरफ वाली सुरंग में जाना चाहिए। उसे लगा कि जरूर मेरे हाथ की घड़ी के नीचे भी इसी तरह के सिंबल्स बने होंगे जो यहाँ से बाहर निकलने की डायरेक्शन बताते हैं। ये समझते ही लीसा ने इस रोबोट से अपने जख्मों को ठीक करने को कहा। जख्मों की मरहम पट्टी होते ही वो एक नई उम्मीद के साथ फिर से अंदरूनी सुरंगों में निकल पड़ी। लीसा पहले भी उन सुरंगों से गुजर चुकी थी, इसलिए वो बड़ी आसानी से उन सुरंगों को पार करते हुए आगे बढ़ने लगी और उस तेजाब से भरे गड्ढे के पास जाकर रुक गई।
वहाँ उसने अपनी घड़ी को तेजाब में जलाकर उसे अपनी कलाई से अलग किया। उसकी कलाई पर भी बिल्कुल वैसे ही सिंबल्स थे जैसे एडम के हाथ पर थे, बस उनमें थोड़ी बहुत तब्दीली थी। लेसा उस जली हुई घड़ी को अपने हाथों में लिए आगे बढ़ने लगी और उस जगह पर पहुंच गई जहां उसने पहली बार उन 2 टनल्स में से बाएं वाले टनल को चुना था। लेकिन सिंबल्स के मुताबिक सही सुरंग दाएं वाली थी। वो जल्दी से दाएं वाली सुरंग में चली गई, जहां आगे जाकर उसे 2 और सुरंगें मिली जिनमें सही सुरंग बाएं वाली थी। इसी तरह लेसा अपने हाथ पर बने निशानात की मदद से हर बार सही रास्ता चुनकर आगे बढ़ रही थी। लेकिन तभी एक बार फिर से एडम उसके पीछे पड़ गया। यहाँ लीसा समझदारी से काम लेती है। एडम को गुमराह करने के लिए एक सुरंग के अंदर अपनी घड़ी फेंक देती है और खुद दूसरी सुरंग में छुप जाती है। एडम घड़ी की आवाज का पीछा करते करते दूसरी सुरंग में दाखिल हो जाता है। एडम के जाने के बाद जब लीसा ने अपनी कलाई पर बने सिंबल्स चेक किए तो उसे पता चला कि उसने एडम को जिस सुरंग में भेजा था वही सही सुरंग थी। ये देखकर लीसा बहुत ज्यादा परेशान हो गई। अब लीसा के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो धीरे से एडम जिस टनल में था वो भी उसी टनल में घुस गई। ये टनल काफी अजीब सा था। ऐसा लग रहा था कि ये टनल जैसे किसी बड़े जानवर के पेट की तरह हो। लीसा धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। थोड़ा सा आगे जाकर उसने देखा कि उसकी घड़ी सामने पड़ी हुई है, लेकिन एडम भी वहाँ मौजूद था। एडम अब चूंकि देख नहीं सकता था, इसलिए लीसा चुपके से उस घड़ी को उठा लेती है। पर तभी घड़ी में 60 सेकंड्स बाकी होने का अलार्म बजने लगा, जिसकी आवाज से एडम को लीसा की खबर लग गई। वो दोबारा लीसा का पीछा करने लगा। बचने के लिए लीसा जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से वापस भागने लगी। उस वक्त लीसा की घड़ी में 60 सेकंड्स की काउंटिंग शुरू हो चुकी थी और सुरंग से हीटिंग पाइप्स भी निकल आए थे। साथ ही सुरंग में बचाव चैम्बर भी खुल चुका था। लीसा जल्दी से उस चैम्बर में जाकर छुप गई। एडम भी वहां पहुंच जाता है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी क्योंकि उस चैम्बर को शीशे के दरवाजे ने बंद कर दिया था। यहाँ लीसा एडम को छेड़ने के लिए उसे मिडिल फिंगर दिखाती है, पर बदकिस्मती से इस बार आग बरसाने वाले हीटिंग ट्यूब्स आग बरसाए बगैर ही अंदर चले गए, जिसके बाद चैम्बर का दरवाजा भी खुल गया और अगले ही पल एडम लीसा पर टूट पड़ा। लीसा भी खुद को बचाने के लिए एडम से लड़ पाई और उस शैतान के सर को अपने पैरों से दबाने लगी। पीछे से चैम्बर की दीवार भी लीसा को आगे की तरफ धकेल रही थी, जिससे उस शैतान एडम का सर कुचल गया और फाइनली लीसा को एडम से छुटकारा मिल गया। लीसा अब अपने रास्ते पर आगे बढ़ने लगी, जहां आगे चलकर उसे वापस 2 रास्ते मिले। इसकी कलाई पर बने सिंबल्स के मुताबिक उसे दाएं वाले सुरंग से जाना था और ये उस भूल भलिया की आखिरी सुरंग थी। लेकिन तब बाएं वाली सुरंग से एक लड़की बाहर निकल आई। उसे देखकर लीसा की आंखें खुली की खुली रह गई और वो रोने लगी क्योंकि ये लड़की कोई और न